दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज बहुत जबरदस्त गिरावट हुई। अब ये गिरावट सिर्फ सुजलॉन में तो थी नहीं, पूरे बाजार में थी और वो भी बहुत ही जबरदस्त। सुबह बाजार गिरावट के साथ में शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में जो गिरावट थी वो लगातार बढ़ी, यानी एक तरफा गिरावट हुई है। और जिस तरह से गिरावट हुई सभी सेक्टर में थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो थी बैंकों के अंदर, स्पेशली पीएसयू बैंक में तो ज़बरदस्त गिरावट थी। लेकिन दूसरे जितने सेक्टर वहाँ पर भी कहीं पर भी हमें राहत देखने को नहीं मिली। और ये जो गिरावट का दौर है ये कहाँ तक जाके रुकने वाला है, इसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी में मैंने आपको 10.50 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे इतने से प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट बुकिंग करें, आप बोल रहे हो प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये आप देख लो स्टॉक फिर से 9 पे आ गया। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं है, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। समय थोड़ा लगेगा जरूर, लेकिन ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा जरूर। परंतु जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और जो पैनिक करते हैं उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते रहता हूँ। अब आप देख सकते हो रीज़न चाहे कुछ भी हो, स्टॉक नीचे फिर आ गया, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। स्टॉक में फिर जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक दौड़ेगा जरूर, क्योंकि ये वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे और 2 पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों की रुझान तो स्टॉक की तरफ बनी हुई है। जब बाजार में गिरावट का माहौल बन जाता है तो स्टॉक नीचे आती है। अब यहाँ पे आज क्या हुआ है कि ये जो पैनिक सेलिंग है ये किसी FIDI ने नहीं की है, बल्कि ये सारी रिटेल इन्वेस्टर ने। यही होता है, जब माहौल खराब होता है तो रिटेल इन्वेस्टर पहले बेचने को निकलते हैं, चाहे प्रॉफिट हो कि नहीं हो। तो आज भी यही देखने को मिल रहा है, लेकिन आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया, जो इशारा है कि बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब सबसे पहले बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 59,845 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 980 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 1.61% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स, और इसने 60,000 के स्तर को तोड़ दिया है। और ये एक तरह से थोड़ा सा वीकनेस का इशारा है। BSE सेंसेक्स में हमने देखा है 1 दिसंबर को, यहाँ पे देख सकते हो कि 63,284 के स्तर का हमने देखा था, उसके हिसाब से 3,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में सुजलॉन का शेयर भी नीचे तो आएगा ही, क्योंकि बाजार अगर गिर रहा है तो स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। आज निफ्टी एनर्जी में भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। 24,879 के स्तर पे 999 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में, यानी 3.86% निफ्टी एनर्जी गिरा। तो ऐसे में तो सुजलॉन गिरना ही था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो गिरावट है ये सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं है, पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के अलावा हर सेक्टर में थी, और कहीं कहीं तो बहुत बड़ी गिरावट थी। अब आप देख सकते हो इस गिरावट पे सबसे ज़्यादा जो पिटाई हुई है वो है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में आप देख सकते हो लगभग 4.5-5% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। मिड कैप की भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। मिड कैप आप देख सकते हो 3% से लेकर 3.5% की गिरावट है। ये बात अलग है कि जो मजबूत शेयर थे निफ्टी के, वहाँ पे हमें गिरावट है वो 2% के आसपास संभलती हुई दिखाई दी, यानी जितनी भी ज़्यादा गिरावट है वो स्मॉल कैप के अंदर है। और ऐसे में आप देख सकते हो जितने स्मॉल कैप के शेयर है वो सारे धराशायी हुए। लेकिन आप ये देख सकते हो कि आज जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो थी निफ्टी PSU बैंक में, जो 6.06% गिरा। बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, एक तरह से पूरी पिटाई हुई। उसके बाद जो गिरावट थी वो थी निफ्टी मीडिया के अंदर 4.99% की बड़ी गिरावट। उसके बाद निफ्टी मेटल गिरा 4.47%। तो ये आप समझ ही सकते हो कि गिरावट तो हर इंडेक्स में थी, हर कहीं जगह पे गिरावट थी, कोई नहीं बचा। जो कम गिरावट थी वो सिर्फ निफ्टी फार्मा में है, और उसके पीछे भी वजह है कि अगर कोरोना का इफेक्ट बढ़ेगा तो फार्मा कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, और इसी वजह से आज फार्मा में हमें 1% से कम की गिरावट देखने को मिली। अब आप ये समझ ही सकते हो कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चाइना से जिस तरह से कोरोना के पेशेंट निकल के आ रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह से मामला है बिगड़ता जा रहा है। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, न बेड मिल पा रहे, न उनको मेडिसिन मिल पा रही है, और लगातार लोग मर रहे हैं, और इसने ही पूरा माहौल बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में सिचुएशन पूरी अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में लगभग 95% लोगों ने अपनी डबल वैक्सीन ले ली है। कई लोगों ने तो आप देख सकते हो कि प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। इसके अलावा जब वेव आई थी ओमिक्रॉन की, उस समय लगभग लोग सारे हैं जो इन्फेक्टेड हुए थे, इस वजह से उनको एक हर्ड इम्यूनिटी भी मिल चुकी है। तो एक तरह से देखें तो एक सुरक्षा कवच तो बना हुआ है इंडिया के लिए, जितने भी पब्लिक है उनके लिए। तो इतना डरने की बात नहीं, फिर भी माहौल एक बार तो बिगड़ा है, और आप ये देख सकते हो उसका इफेक्ट हमें हर शेयर में देखने को मिला है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए समय पर। अब आप ये देख ही सकते हो स्टॉक की शुरुआत आज 9.75 पर हुई गिरावट के साथ में, और इंट्राडे का हाई 9.80 का है। और आप देख सकते हो कल की जो क्लोजिंग थी 9.95 पे थी, और कल भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। आज का लो 8.90 का बना, अंत में क्लोजिंग 9 पर रही है। एक तरह से राहत भरी खबर है कि फिर से इसने 9 के स्तर को छुआ और क्लोजिंग वहीं पर रही। 9.55% की बड़ी गिरावट है, लोअर सर्किट नहीं लगा, ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर है। इसका मतलब ये है कि खरीदारी फिर से तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, स्टॉक आगे जा सकता है।
अब आप देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से अभी भी इसमें 20% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक में 36% का पॉजिटिव रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है, और 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 13.92% यानी लगभग 14% की तेज़ी अभी भी है। लेकिन 5 डेज के हिसाब से लगभग 19% की गिरावट हुई है। तो ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया क्योंकि 11 तक जाके स्टॉक अभी 9 के आसपास है, तो आप समझ ही सकते हो। वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे था, नंबर 1 येस बैंक था। तो पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो नंबर 1 और 2 पे सुजलॉन और येस बैंक चल रहे, लोगों के रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है अभी भी। वॉल्यूम देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 51 करोड़ का वॉल्यूम था, और कल 47 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 34 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भारी है। बाजार के लिए जो सबसे अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आज के FIDI के आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी राहत भरे हैं। बाजार में भले ही बहुत बड़ी गिरावट हुई है, हमने देखा है BSE सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन आप देखें तो आज FI ने 4131 को बीच की नई खरीदारी की है। सामने उन्होंने 4838 को बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर रही है वो 706 करोड़ रुपीज़ की है, जो मामूली से अमाउंट है। इतनी बड़ी गिरावट में ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात DI की करें तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आज DI ने 7810 को बीच की ज़बरदस्त खरीदारी की है। सामने उनकी बिकवाली 4411 को बीच की निकल के आ रही है। इस तरह से आज DI ने 3398 रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की, और पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही भारी खरीदारी की है। तो इस गिरावट का पूरा फायदा DI ने उठाया और निचले लेवल से खरीदारी की है। तो ये समझ सकते हैं जो गिरावट हुई इसमें जो माल बेचा गया है वो सारा रिटेल इन्वेस्टर का, उन्होंने पैनिक सेलिंग की है। लेकिन यहाँ पे आज DI ने बहुत शानदार खरीदारी की है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बाजार जल्दी ही फिर से बाउंस बैक देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक करीब $25 बिलियन का निवेश किया जाएगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। यानी सरकार का प्लान है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि सनलाइट, वाटर और एयर के लिए जो एनर्जी, उसमें आप देख सकते हो कि ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए निर्माण में ये पैसे लगाए जाएंगे। सरकार ने अपना गोल सेट किया हुआ है कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, और इसके लिए एक बड़ी अमाउंट की जरूरत है। ये सरकार ने अपनी तरफ से उस अमाउंट को यहाँ पे डिसाइड किया है। अब यहाँ पे सरकार का मानना है कि 2030 तक अगर 500 गीगावाट का कैपेसिटी को हमें पाना है तो 25 गीगावाट हर साल हमें कैपेसिटी को इंस्टॉल करना होगा। करंटली इंडिया के पास 173 गीगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, और इसमें आप देखें तो 62 गीगावाट का जो इंस्टॉलेशन है वो सोलर एनर्जी के माध्यम से है, 42 गीगावाट का विंड एनर्जी के माध्यम से, 10 गीगावाट बायोमास है, और 5 गीगावाट का स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और 47 गीगावाट लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और 7 गीगावाट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो जो सरकार ने अपना गोल सेट किया था उसके आसपास पहुँच चुका है 2022 का। लेकिन इसमें अगर आप ये लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट लेस कर दे तो फिर थोड़ी सी आपको ये उस टारगेट तक पहुँचते हुए दिखाई नहीं देंगे। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह का कहना है कि फिलहाल हमने 173 गीगावाट की कैपेसिटी पाई है, जिसमें लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, और 80 गीगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो हो जाएगा पूरा तो फिर 250 गीगावाट की कैपेसिटी हम पा चुके होंगे। तो हमें आने वाले समय के लिए अब सिर्फ 200 गीगावाट कैपेसिटी को ही पाना है 2030 तक के लिए, जिस गोल को हम आराम से अचीव कर सकते हैं। RK सिंह का कहना है कि हमें फिलहाल जो अपना गोल अचीव करना है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें करीब 5 करोड़ पर मेगावाट की कैपेसिटी को पाने के लिए खर्च करना होगा। सरकार ने इसके लिए PLI स्कीम लॉन्च भी की हुई है। लगातार अलग अलग PLI स्कीम चल रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय इसमें और तेज़ी आ सकती है। अब यहाँ पे एक गिरीश तांती जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी के, उनका भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि 2022 तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी कुछ अचीव किया है। करीब हमने 165 गीगावाट कैपेसिटी को पा लिया है, जिसमें 42 गीगावाट का योगदान विंड एनर्जी के माध्यम से, और जिस हिसाब से जो सरकार का गोल है कि 500 गीगावाट का कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, उसको पूरा किया जा सकता है और 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। तो हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में डेफिनेटली इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। तो गिरीश तांती का कहना है कि जिस तरह से हमारे लिए फेवरेबल पॉलिसी सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, विंड एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सरकार के सहयोग के दम पे हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो बड़ा बयान निकल कर आया है। दूसरी तरफ हमने कल भी डिस्कस किया था कि सेंटर ने 5 गीगावाट का तमिलनाडु के लिए ऑफशोर विंड का प्लान पेश कर दिया है, और आने वाले समय में 10 गीगावाट तक इसको 10 साल तक इसको पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए 28,100 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा, और इतनी ही कैपेसिटी गुजरात में भी इंस्टॉल की जाएगी। जल्द उसका भी प्लान हमारे सामने आएगा। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसका फायदा सुजलॉन को मिलेगा। तो ऐसे में बिना डरे आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। डेफिनेटली सुजलॉन आपके लिए एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म में तो ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट के ऊपर पूरा चलता है। जैसे ही ये कोरोना की वजह से माहौल बिगड़ा
तो स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक फिर दौड़ेगा और जल्द ही Q3 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना, उसके बाद में स्टॉक में एक नई तेजी आएगी। तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो